हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा विलेयता। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे इसी चैनल पर जाकर आप उनको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे सारे के सारे लेक्चर्स। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो विलेयता रहेगा और विलेयता से भी यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप डटे रहे इस वीडियो पे अच्छे से। हम स्टार्ट करने वाला जो टॉपिक है उसको सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है ये देखिए। जैसे आपने चीनी ली, यानी कि आपने शुगर ले लिया, या फिर आपने नमक ले लिया, या फिर आपने NaOH ले लिया, इनको आपने क्या किया, पानी में डिजोल्व कर दिया। तो इनकी जो घुलने की क्षमता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। इसको बोलना है क्या, एक तरह से विलेयता है। अब अगर आप इस विलेयता को एक डेफिनेशन के रूप में देखें तो कैसे बोलेंगे इनको, देखिए। यानी कि आप जो विलेय को घोलोगे, जैसे आप चीनी को घोलोगे, NaCl नमक को घोलोगे, NaOH को घोलोगे, तो एक विलायक की निश्चित मात्रा में इनको घोलोगे। तो विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा, उसे हम क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। यही हमारी क्या है, इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा लिखिए आप साथ साथ इसमें। विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। उस विलयन की विलेयता कहलाती है। अब जो ये विलेयता है इसको अपन किससे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। एस फॉर सॉल्युबिलिटी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। विलेयता को एस से दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल एस से क्या करते हैं, हम विलेयता को डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। वो कौन कौन से कारक हैं जो ठोसों की विलेयता को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले दो कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे विलेय और विलायक की प्रकृति, और दूसरा हम देखेंगे ताप, ठीक है। चलिए, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो ठोसों की विलेयता को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और उनमें पहला ही कारक होता है हमारे पास क्या, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति के बारे में हम देख रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है, देखिए पहले इसको समझिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। विलेय और विलायक, देखिए विलेय और विलायक समान प्रकृति के भी हो सकते हैं और असमान प्रकृति के भी हो सकते हैं। जैसे ध्रुवीय या अध्रुवीय, ये तो अलग अलग प्रकृति हैं। जैसे विलेय और विलायक कैसे हो कि ध्रुवीय ध्रुवीय मिल जाए, या विलेय और विलायक कैसे मिल जाए, अध्रुवीय अध्रुवीय मिल जाए। यानी कि यहाँ पर प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक सिद्धांत लगता है हमारे केमिस्ट्री में कि समान समान में घुलता है, ठीक है। विलेयता का यही सिद्धांत, विलेयता जो है उसके ऊपर यही सिद्धांत लागू होता है कि समान समान में घुलता है, सेम डिजोनेंट सेम। यानी कि ध्रुवीय विलेय जो होगा वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, अध्रुवीय विलेय जो होगा वो अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। जैसे आपने NaCl ले लिया तो NaCl क्या होगा, एक ध्रुवीय विलायक हो, ध्रुवीय विलेय होगा जो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, जैसे कि जल में घुल जाएगा, ठीक है। अगर आपने I2 ले लिया, H2 ले लिया, ठीक है, ये क्या होते हैं, अध्रुवीय विलेय होते हैं। तो ये किस में घुलेंगे, अध्रुवीय विलायक, जैसे कि CH2 CCl4, इनमें ये क्या हो जाएंगे, इजीली घुल जाएंगे। अध्रुवीय विलायक है, इनमें इजीली क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होता है, समान समान में घुलता है। इसके अतिरिक्त भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये अध्रुवीय अणु है। ये क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं, इनके पास कोई पोलर कंडीशन नहीं होती, फिर भी ये क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक जल में घुल जाते हैं। इसका रीजन हम क्या देंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए लिखते हैं इसकी थ्योरी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे,
ये नियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन, समान समान में घुलता है, ये यहां पर लगेगा, समान समान में घुलता है, यह विलेयता पर लागू होता है। यह नियम विलेयता पर लागू होता है। इसी नियम को हमें क्या करना है, विलेयता पर लागू करना। अब इस नियम की परिभाषा क्या है वो भी हम देख लेंगे। अर्थात ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील रहता है। ठीक है, इसका आप उदाहरण दे सकते हैं यहां पर। इसका उदाहरण क्या है? जैसे ध्रुवीय विलायक में ले लिया है NaCl, NaOH, ठीक है, KOH, ये सब ध्रुवीय है। ठीक है, ध्रुवीय विलायक आदि ध्रुवीय विलय H2O, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। तो ये हमने देखा एक टाइप का यहाँ कि जो ध्रुवीय विलय होते हैं वो किसके अंदर घुलते हैं, ध्रुवीय विलायकों के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अध्रुवीय विलय की। इसी प्रकार अध्रुवीय विलय। अब अध्रुवीय विलय में आप उदाहरण देंगे, जैसे I2 S8 आदि। अध्रुवीय विलय अब अध्रुवीय विलय का उदाहरण दो, जैसे CCl4 CS2 आदि में घुलनशील रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि एक ध्रुवीय विलय, उसके अंदर ध्रुवीय विलय घुलेगा, और एक अध्रुवीय विलय जो सिर्फ अध्रुवीय विलय में ही घुलेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ओके, अब हमारे पास सेकंड इसका टॉपिक है सॉल्युबिलिटी में। हम देख रहे हैं प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित करने वाले कारकों में मेरे पास नेक्स्ट है ताप। नंबर बी पॉइंट क्या है, ताप। ताप के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ताप के बारे में हम बात करें, इसको पहले समझ लो ताप में होता क्या है। कि जब हम विलेयता की बात करते हैं तो यहाँ पर ताप से संबंधित दो विक्रियाएं हो सकती है। या तो घोलने पर उष्मा का अवशोषण हो सकता है, उष्मा शोषी प्रक्रिया हो सकती है, या फिर घोलने पर उष्मा का उत्सर्जन हो सकता है, बाहर निकल सकती है, यानी कि उष्माक्षेपी प्रक्रिया हो सकती है। जब उष्मा का अवशोषण होगा, इसका मीनिंग ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब उष्मा का उत्सर्जन होगा तो हम देखेंगे कि उष्मा बाहर क्यों निकलेगी, इसमें उष्मा की हानि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उष्मा का अवशोषण होता है तो हम बोलते हैं कि डेल्टा H, यानी कि उष्मा में परिवर्तन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वृद्धि होगी। और जब उष्मा का उत्सर्जन होता है तो हम बोलते हैं कि जो उष्मा में परिवर्तन है उसको डेल्टा H बराबर क्या बोलेंगे, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब ताप बढ़ रहा है तो विलेयता बढ़नी चाहिए। ठीक है, और जब ताप घट रहा है तो विलेयता घटनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये सिद्धांत किसके अनुसार है, ला सैतालिये के अनुसार। तो हम बोलेंगे ला सैतालिये, आपने इलाम से पढ़ा, ला सैतालिये के अनुसार। उष्मा शोषी अभिक्रिया
उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए क्या बोलेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव, उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए। अगर आप काम पढ़ाते हो तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। उदाहरण आप लिख सकते हो यहाँ पर कौन से उदाहरण, जैसे आपने लिख दिया है NaCl, KCl। अगर आप इनको घोलने लगोगे, ताप बढ़ाने लगोगे, नमक को आप जल में घोलकर, तो इनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। परंतु इसी का सेकंड पार्ट देखिए, परंतु उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा का क्षय हो रहा है, अभिक्रिया में क्या है, उष्मा का क्षय है, तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू क्या बोलने वाले हैं, नेगेटिव बोलने वाले हैं। डेल्टा एच बराबर क्या बोलेंगे, नेगेटिव, ठीक है। के लिए अगर इनके लिए आप ताप बढ़ाओगे, के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विलेयता का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। इसके लिए अगर आप उदाहरण दो तो यहाँ पर जो उदाहरण मिलेंगे वो उदाहरण मिलेंगे आपको, जैसे NaOH, और अगर आप उदाहरण देना चाहो तो KOH। NaOH KOH की विलेयता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर निरंतर घटने लगती है। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे भी आएंगे जिनकी विलेयता, जिन पर ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान एक निश्चित ताप तक तो बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, घटने लगता है। तो हम इसके लिए भी लिख लेते हैं, नोट डालकर इस पॉइंट को लिख लेते हैं, परंतु कुछ विलेय पदार्थ, कुछ विलेय पदार्थों की विलेयता एक निश्चित ताप पर अधिकतम होगी। उसके पश्चात अगर आपने उसके पश्चात ताप बढ़ाया, उसके पश्चात ताप बढ़ाने पर विलेयता, अगर आपने उसके पश्चात भी क्या किया है, ताप बढ़ाया, तो फिर विलेयता क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे अगर आप इसका उदाहरण देखोगे तो उदाहरण कौन सा है, ग्लूबर साल्ट। ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। कॉपी करो इसको। ओके, तो आज आपने देखा विलेयता और ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं गैसों की विलेयता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।